प्रश्नावली 3.1 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 में आ गए हैं और उसका जो पहला सवाल है वो देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप सभी लोगों को इससे पहले एक वीडियो अपलोड करके मैंने सिखाया था कि कैसे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, कैसे विलोपन विधि से हल करते हैं और कैसे बजगुणन विधि से हल करते हैं। वहां पे मैंने एक ही सवाल को इस तरह से 3 तरीके से करके सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके एक बार देख लीजिए, बस छोटी सी वीडियो है 20-22 मिनट की। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है, क्या दिया हमें, कह रहा है x + y = 14 है समीकरण नंबर 1 और x - y = 4 है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप देखिए जो भी समीकरण सरल लगे उससे आप x का मान चाहे y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से आप जिस समीकरण से निकालिए उसको छोड़ के दूसरे वाले में रख दीजिए। ठीक है, रखा जाए तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, मान लीजिए मैंने समीकरण 2 से काम करना शुरू कर दिया, ये वाले समीकरण से। अब करते हैं तो x - y बराबर क्या है, 4 है। तो यहां से अगर देखिए x का मान निकालूं अगर, तो -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y नहीं हो जाएगा। हाँ, और ये बगल में +4 तो है ही। तो बताइए x का मान क्या आ गया, y + 4 आ गया। x का मान क्या आ गया, y + 4 आ गया। ये जो मान आया है कहां से आया है भाई, ये मान आया है समीकरण नंबर 2 से आया है। तो जब 2 से निकालिएगा तो 1 में रखना है, और अगर 1 से निकाले होते तो 2 में रखा जाता। तो हमने 2 से निकाला तो हम 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है ना जी, इसलिए यहाँ बड़ा एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, प्रतिस्थापन। हाँ, उसका मतलब ये होता है हटा के रख देना, तो वो प्रतिस्थापन शब्द होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ जो समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं ना, उसमें जहां x है उस x को हटा के y + 4 लिखना है। तो चलिए इस x को छोड़ देते हैं, y + 4 लिखते हैं। x को छोड़ दिया, y + 4 लिखते हैं, हो गया y + 4। और बगल में +y है तो बगल में +y बना दीजिए, बराबर में 14 है तो बराबर में 14 बना दीजिए। अब देखिए 1y 2y हो जाएगा, 14 के पास +4 जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ गया, घटाइए 10 ना आ गया। तो y का मतलब आ जाएगा 10/2। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब जब y का मान आ गया तो इसी में रख दीजिए, तुरंत x का मान आ जाएगा फटाक से। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। जब आपने समीकरण नंबर 3 में रखा तो x बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y + 4, y माने हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 + 4, और 5 4 कितने होते हैं, 9। तो जो अपना आंसर बन गया वो बन गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हुआ अपना सही जवाब। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। इसे मिटा देता हूं। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, वो दिया है हमें s - t = 3 समीकरण नंबर 1 और s/3 + t/2 = 6, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से समीकरण नंबर 1 मुझे आसान लग रहा है, उसी से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, s - t = 3 दिया है ना, तो s का मान अगर मैं निकालूं तो -t उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -t उधर जाएगा तो हो जाएगा +t, और बगल में +3 भी आ जाएगा। तो सोचिए ना, मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 की सहायता से s का मान निकाल लिया t के पद में। अब जब s का मान आ गया है, किससे निकाला हूं, 1 से, तो किसमें रखूंगा, 2 में। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। जहां यस है वहां क्या हो जाएगा, t+3/3 हो जाएगा। यस की जगह पे t+3, यस की जगह क्या हो जाएगा, t+3। तो यस की जगह लिख दिया मैंने t+3, और उसके बटे में क्या लगाना है, 3, और प्लस t/2 बराबर क्या आ गया भाई, बराबर आ गया अपना, एक मिनट, बराबर आ गया 6। ठीक है, यस को हटाया, t+3 रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब बताइए 3 और 2 का एलसीएम कर लो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 2 बार भागे, 2 का गुणा ऊपर कर लो, 2 से t में उड़ा जाएगा 2t प्लस 2 तिहाई हो जाएगा 6। 2 से 3 बार भागे 2 तिहाई 6 होता है, तो 3 का गुणा t में हो जाएगा तो 3t बन जाएगा। अब बताइए 2t और 3t 5t हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया 5t प्लस 6 बराबर 6 6 का क्या हो गया 36। तो यहाँ पे 5t बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 5t बराबर हो जाएगा 36 - 6
तो t बराबर आ जाएगा 36 में से 6 घटाएगा 30 आ जाएगा और 5 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग करिएगा ना तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, t का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब t का मान 6 आ गया तो आप यही t का मान समीकरण नंबर यहाँ पे 3 में रख दीजिए। जब यहाँ 6 रख दीजिएगा तो 6 3 9 हो जाएगा। इसका मान लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। जब आप रखेंगे तो यस बराबर हो जाएगा 6 + 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर आ गया अपना यस बराबर कितना 9 और टी बराबर कितना 6। ये हुआ अपना जवाब। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाता हूं, अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर, कह रहा है 3x - y = 3 समीकरण नंबर 1 और 9x - 3y = 9 ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे काम क्या करना है, किसी समीकरण से आ जाइए। समीकरण 1 मुझे सरल लग रहा है तो मैं 1 से आ जाता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, यहाँ पे 3x - y = 3 दिया है ना, तो एक काम करेंगे, यहाँ देखिए y का मान अगर मैं निकाल लूं, y को मैं ऐसे रहने देता हूँ, +3x उधर भेजता हूँ, -3x हो जाएगा। बताइए +3x उधर गया तो क्या हो गया -3x, और ये बगल वाला +3 था तो वैसे ही रह गया। अब माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ, माइनस जब उधर जाएगा सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -3x था तो क्या हो जाएगा +3x, ये +3 था तो क्या हो जाएगा -3। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब y का जो मान आया है वो मैंने निकाला कहाँ से है 1 से, तो रखूंगा कहाँ 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करता हूं यानी रखता हूं, चलिए करते हैं। तो यहां हो जाएगा 9x - 3y, y के जगह पे क्या हो जाएगा 3x - 3 और बराबर 9। अच्छा भाई अब यहां देखिए 9x - 3 से अंदर गुणा हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा और ये माइनस गुणा हो जाएगा प्लस बराबर 9। अब यहाँ पे आप एक केस देख रहे हैं, इधर +9x और -9x, ये तो खत्म ना हो गया, ये तो सीधे आ गया 9 = 9। तो जब ऐसा केस हो जाए जिसमें x ही पूरा गायब हो गया और ये दोनों साइड बराबर आ रहा है, तब समझिए कि उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ गए, संपाती वाला केस है। जब x ही पूरा गायब हो जाए चाहे y ही पूरा गायब हो जाए, दोनों लोग ही गायब हो जाए उस, और इसके अलावा एक और बात है कि दोनों पक्ष भी बराबर आना चाहिए। माने अगर 9 है तो वो 9 आ गया, तब समझिए अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर दोनों बराबर 9 आते तब, जैसे 9 आया उधर मान लीजिए 6 आ जाता, तो 9 है तो 5 है, अगर ऐसा हो जाता तब समझिएगा कि समांतर रेखा होंगी। इसका मतलब यह है कि कोई हल नहीं होगा। अगर बराबर 9 आते तो कोई हल नहीं, बराबर आया है ना तो लिख दीजिएगा। अतः इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बात समझे आप लोग। देखिए दोनों बराबर आया तब अपरिमित रूप से अनेक हल कहें, अगर बराबर नहीं आता तो समांतर कर देते हैं, इसका मतलब कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए ये सवाल यहीं खत्म होता है, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, चौथा वाला लगाते हैं, दशमलव में दिया है। ठीक है, तो दशमलव में दिया तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें दिया सबसे पहला काम है दिए हुए सवाल को नोट करना। ये दिया है 0.2x + 0.3y = 1.3। ठीक है, तो एक काम हम लोग कर लेते हैं। काम क्या करना है, हम लोग ना 10 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। इधर भी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव। 10 से गुणा कर देंगे ना, दशमलव का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। चलिए गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, बन जाएगा 2x, ये भी दशमलव हट जाएगा, बन जाएगा 3y, ये भी हट जाएगा, बन जाएगा 13। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। तथा दूसरे के पास आ जाइए, वो क्या है भाई, वो है 0.4x + 0.5y, 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, अब यहां भी दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। गुणा करने से फायदा क्या हो गया, दशमलव हट गया, आधा डर खत्म हो गया आपका सवाल से। नहीं तो दशमलव आते ही डर लग जाता है, करड़ी आते ही डर लग जाता है बच्चों को। तो देखिए दशमलव मैंने हटा दिया, 10 से गुणा कर दिया, 4x हो गया,
और ये गुणा हो गया तो 5y हो गया और ये 23 बन जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप चाहे समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से किसी से भी x का चाहे y का मान निकाल लीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने समीकरण नंबर 1 से निकाल दिया। कैसे लिखा मैंने? समीकरण 1 से, अब यहाँ से क्या 2x + 3y बराबर 13 है ना, 2x + 3y बराबर क्या है 13 है ना। तो ये बताइए अगर मैंने 2x बराबर लिखा तो 13 के पास प्लस 3y जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y। ठीक है, और x का मान क्या आ जाएगा 13 - 3y और बटे में क्या आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा 2। देखिए ये बटे में 2 लग गया। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 3। अब ये बताइए मैंने x का जो मान निकाला किससे निकाला? समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो रखेंगे किसमें? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 2 जो है उसमें जहां x दिख रहा है वहां पे इतना सारा चीज रखना पड़ेगा। तो चलिए रखा जाए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब करेंगे ना भाई 4 गुणे यक्स का मतलब इतना सारा 13 - 3y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब देखिए अगर है कट रहा है तो काट दिया जाए, 2 कम 2 2 दूनी 4 भाई 2 से अंदर गुणा किया जाएगा, इसमें पूरा गुणा होगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 3 दूनी 6y हो जाएगा, बगल में प्लस 5y हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला 1 हो गया ना तो खत्म हो गया 1। अब यहाँ देखिए -6y है प्लस 5y है यानी -1y बचेगा और 23 के पास प्लस 26 जाएगा तो -26 हो जाएगा, तो -y बराबर हर -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये y का जो मान आया है वो यहाँ रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं। जब आप रखेंगे ना तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y, y माने 3 और बटे में 2 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा x बराबर हो जाएगा 13 - 3 तरीका का हो जाता है 9 और बटे में 2, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2। जो आंसर हो जाएगा अपना वो ये हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। एक और यहाँ से, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है करड़ी लग गया है तो बच्चे बहुत सारे डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये हमें दिया है समीकरण नंबर 1 कह रहा है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 और समीकरण नंबर 2 में क्या दिया है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए हल करते हैं हम लोग। यहाँ बताइए कौन सा समीकरण सरल लग रहा है? कोई भी नहीं, दोनों एक ही बराबर, किसी से भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 2 से निकाल लिया, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करड़ी में 3x और माइनस कड़ी में 8y बराबर 0 है ना। अच्छा तो ये बताइए कड़ी में 3x बराबर, ये माइनस कड़ी में 8y उधर जाएगा तो प्लस में कड़ी में 8y नहीं हो जाएगा, और अगर मैं कड़ी में 3 से भाग लगाता हूँ तो x का मान हो जाएगा कड़ी में 8 बटे कड़ी में 3 और y। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 3। अच्छा अब ये बताइए जो x का मान है कहाँ से निकाले हैं 2 से, कहाँ पे रखेंगे 1 में, चलिए रखते हैं 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। जब आप प्रतिस्थापित करेंगे ना तो देखिए करड़ी में 2 ऐसे रह जाएगा लेकिन जो x है उसके जगह पे आ जाएगा करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3 इंटू में y और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। ठीक है, अब इसको चलिए हल करा जाए। ये बताइए कड़ी में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, करड़ी में क्या हो गया भाई 16 हो गया, बटे में कड़ी में 3 और ये प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। अच्छा एक बात आप देखें यहाँ भी y है यहाँ भी y है कि नहीं है? दोनों के पास y है। y को अगर मैं सब में से कॉमन कर लेता हूँ, 16 को अगर कड़ी से बाहर निकालूं तो 4 बन जाएगा और बटे में कड़ी में 3 रह जाएगा और बगल में प्लस y तो बाहर निकल गया है ना तो यहाँ बस कड़ी में 3 बच जाएगा। अब ये सोचिए अगर y का मान निकालना है तो ये सारी राशि से उधर 0 में भाग लगा दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और जब y की वैल्यू 0 आ गई तो आप x की वैल्यू वहां से निकाल लीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं। जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x बराबर हो जाएगा
कड़ी में 8 बटे कड़ी में 3 और y माने 0, 0 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर आ गया अपना x बराबर है 0 और y बराबर है 0 हो गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, अब आखिरी सवाल और हम लोग देख लेते हैं इसका। आखिरी सवाल, हाँ भाई आखिरी सवाल है यहाँ पे, यानी कि सवाल संख्या पहले का 6वां है। हमें क्या दिया है, कर है 3x बटे 2 और माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2, समीकरण नंबर 1 दिया है। x बटे 3 और प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 नहीं लिखा है क्या जी, चलिए 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे सरल कौन लग रहा है, सरल तो कोई भी नहीं लग रहा, किसी से निकालो क्या दिक्कत है। चलो समीकरण 2 से ही निकाल लेता हूँ। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब एक बात बताओ कि ये 3 और 2 का लॉसा कर ले तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया तो 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार भाग गया, 3 का गुणा y में तो 3y हो जाएगा, बराबर 13 बटे 6। ये बताओ सबके नीचे जो 6 है वो 6 से 6 कट जाएगा ना एक बार में। अच्छा तो यहाँ बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा, अगर x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे में 2 आ जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 3। अच्छा ये बताओ x का मान कहाँ से निकाले हो, 2 से निकाले हो, कहाँ पे रखोगे, 1 में रखोगे। चलो रखते हैं, रखा जाए जी, चलिए रखा जाए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करके देखते हैं क्या आता है, किया जाए तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 और जहां यक्स है, यक्स की जगह इतना सारा चीज आ जाएगा, गुणे में 13 माइनस 3y और बटे में 2 आ गया, और हाई माइनस 5y बटे 3, माइनस 5y बटे 3 और बराबर माइनस 2। समझे, देखिए 3 बटे 2 ऐसा लिख दिए, यक्स की जगह पे इतना सारा चीज रख दिए हैं, माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2 लिख दिए। अब बताइएगा यहाँ पे पूरा करते हैं, 3 से 13 में 13 यहाँ 39 हो जाएगा, 3 से 3 में 3 त्रिका 9y हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस 5y बटे 3 आ गया, बराबर माइनस 2। अब 4 और 3 का एलसीएम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो गया तो 4 तिहाई 12 होता है, तो 3 से 39 में गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 39 से जब 3 में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 117 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 नवा 27 y हो जाएगा। आई 3 चौको 12 होता है, 4 बार भाग गया तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पचे 20y हो जाएगा, बराबर माइनस 2। ये बताइए कि 117 ऐसे रहने दे, 20 और 27 कितना हो जाता है, 47y हो जाता है, और 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, माइनस 47y को ऐसे रहने दीजिए, माइनस 24 के पास प्लस 117 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 117, और 47y बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 141, क्या आ जाएगा 141। अब माइनस इधर भी है, माइनस उधर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 141 बटे 47, 47 या कितना होता है जी, 47 यहाँ होता है 141, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई है तो यहीं में रख दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, और यहाँ पे y का मान रख के x का मान निकालना आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन समीकरणों को हल करते हैं। जो पहले समीकरण दिए हुए हैं उनको हम नोट करेंगे। हमें जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या क्या है भाई, वो है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण नंबर 2 है। तो चलिए इनको हम लोग हल करते हैं। इसमें से कौन सरल लग रहा है, सरल तो कोई भी नहीं है, सब बराबर है, तो किसी से भी निकाल लीजिए। चलिए आ जाइए, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या भाई, ये लिखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया है। यहाँ आप बताइए कि अगर हम एक काम करें, 2x बराबर माइनस 4y उधर भेज दें तो प्लस 4y नहीं हो जाएगा, और ये माइनस 24 ऐसे है, ऐसे रहने दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, x का मान आ गया 4y माइनस 24 बटे 2। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है अपने पास, ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब इसमें x का मान कहां से आप निकाले थे, 2 से निकाले थे, तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए रखते हैं, जब आप प्रतिस्थापित करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, लिखेंगे 2x, x का मतलब इतना चीज 4y माइनस 24 और बटे में 2, इतना चीज मैंने लिख दिया 2x हो गया। 2x के बाद प्लस 3y बराबर 11, प्लस 3y बराबर 11, मैंने 2x, x का मतलब इतना सारा प्लस 3y लिखा बराबर 11 लिख दिया। अब ये बताइए, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ये बस आ जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर क्या 11। अब यहाँ देखिए 4y और 3y मिलते हैं तो 7y हो जाएंगे, और 11 के पास माइनस 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, इसका मतलब 7y बराबर क्या आ गया 35 आ गया। तो y का मान आ गया 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, y का मान क्या आ गया 5 आ गया। और जब y का मान मेरे पास आ गया तो मैं x का मान निकाल लूंगा, वो कैसे, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं, रखा जाए तो यहाँ देखिए कहाँ है समीकरण नंबर 3, यही है ना, उसी में रखना है। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर वो हो जाएगा 4y, y माने कितना रखना है 5 रखना है ना, तो 4 गुणे 5 माइनस 24 और बटे में क्या है 2 है, तो x बराबर आ जाएगा 4 पचे 20 माइनस 24 बटे में 2, तो x का मान आ जाएगा 20 में से 24 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2। ठीक है, तो x और y का मान आ गया अभी -2 और 5। अभी हमें क्या निकालना है, यम का मान निकालना है। तो अब हम लिखेंगे क्या, अब y बराबर जो दिया है हमें, y बराबर लिखा है mx प्लस 3 लिखा है ना, तो लिखेंगे अब y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर हमें क्या रखना है -2, y बराबर क्या रखना है 5, यही रखने पर, चलिए रखते हैं। जब इन दोनों का मान रख देंगे x और y का तो m का मान निकल जाएगा, y की जगह पे 5 रख दिया, m x का मतलब -2 रख दिया, प्लस में 3। अच्छा अब बताइए, ये 5 बराबर -2m हो जाएगा, और ये प्लस 3 जो है उसको ना मैं इधर बुला देता हूँ, तो प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, सही है ना, प्लस 3 इधर आ गया तो -3 हो गया, और यम से -2 में गुणा हो गया तो -2m हो गया। अब बताइए 5 में से 3 घट गया तो 2 आ गया, है ना, बराबर क्या हो गया 2m माइनस का 2m। अब इस -2 से इधर भाग लगा दीजिए तो यम का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 2 बटे -2, 2 एक कम क्या होता है, यानी यम की वैल्यू आ गई अपनी -1, तो ये हो गया अपना आंसर। यम की वैल्यू कितनी आ गई है -1, वो m की वैल्यू ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आधा पार्ट इधर है, इसका भी ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपका इबारती प्रश्न शुरू हो गया है, ठीक है, अर्थात क्वेश्चन जो है उसमें समीकरण नहीं दिया होगा, समीकरण खुद बनाना होगा, उसका हल भी खुद ही करना होगा। तो चलिए मैं जो सवाल है उसमें कुछ समीकरण आपको बना के सिखा दूंगा, और हल करने वाली जो बात होगी, जैसे सरल सरल जो बातें होंगी उसको मैं नहीं हल करूंगा, वो आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरे का पहला क्या है, कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माने दो संख्याएं हैं, उसमें एक जो संख्या है ना दूसर की से 26 ज्यादा है, ऐसा दिया है। उन दोनों में गैप जब देखेंगे, अंतर जब देखेंगे तो 26 का आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना। अब माना में क्या, माना बड़ी संख्या x है वह छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है, ऐसा मैंने मान लिया कि बड़की वाली संख्या कौन है x है और छोटी वाली y है। अब पहला शर्त उसका सुनिएगा, पहला शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, उन दोनों का अंतर 26 है, इसका मतलब बड़का में से छोटा को घटाइएगा तो 26 आ जाएगा, माने x में से अगर y को घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा दूसरा शर्त सुनिए, दूसरा शर्त में कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है यानी x जो है वो छोटकी का यानी इस y का 3 गुना है, माने अगर ये 10 है तो ये 30 है, समझ गए, ये 3 गुना है, बराबर नहीं है दोनों लोग। बराबर कब होंगे, जब छोटकी में भी 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों लोग बराबर नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब है छोटकी में भी 3 से गुणा कर देंगे दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है x का मान कितना आ गया है 3y, किसमें से आया है 2 में से, तो इसको कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। इसके बाद आप खुद हल करिएगा, x और y का मान निकाल लीजिएगा, कि निकाल के दिखा दे, चलिए निकाल ही देते हैं, पहला सवाल है इसके बाद से छोड़ देंगे आपके लिए, ठीक है। ये जो x का मान आया है कहाँ से आया, समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करके दिखाते हैं आपको। जब आप प्रतिस्थापित करेंगे तो जहां x है वहां कितना y रखा जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस का y और बराबर कितना 26। तो बताइए 3y में से 1y घटा तो 2y बच जाएगा और बराबर 26।
2 से काटिएगा ना तो 13 बार में कट जाएगा। y का मान कितना आ गया 13। जब y का मान 13 आ गया तो यही y का मान में रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y न था, तो 3y, y माने 13, 13 क्या है 39 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या 13 है। लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 39 व छोटी संख्या क्या है भाई 13 है। बस यही करना है आपको। तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसका दूसरा सवाल देखिए आप लोग, क्या है दूसरा सवाल। कहा जा रहा है दो संपूरक कोणों में, पहले बात तो आ गया संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 अंश आ जाए वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। माने अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहूं कि 100 अंश का संपूरक कोण बताओ क्या होगा, तो कहेंगे 80 अंश, क्योंकि 100 और 80 जोड़ने से क्या हो जाता है 180। मान लीजिए मैंने कहा कि 50 अंश का संपूरक बताओ, तो भाई क्या लगाओगे 130, क्योंकि 50 और 130 जोड़ने से 180 आ जाता है। मैंने कहा कि बताओ एक अंश का संपूरक क्या होगा, तो कहेंगे 179, क्योंकि 179 और एक जोड़ने से 180 हो जाता है। तो संपूरक कोण ऐसे के दो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए 180 अंश, ना एक अंश ज्यादा ना एक कम। ठीक है, तो चलिए आ जाइए दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बड़ा कोण x है, माना बड़ा जो कोण है x व छोटा कोण क्या है, छोटा कोण y है। आपने मान लिया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण कितना है y है। तो पहला शर्त सुनिएगा, पहला शर्त क्या है, पहला शर्त तो यही है कि वो लोग हैं संपूरक। इसका मतलब छोटका कोण और बड़का कोण दोनों कोण मिलाइएगा तो कितना बन जाएगा 180 अंश। पहला शर्त हो गया, पहला समीकरण तैयार है। अब दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है कि भाई जो बड़का कोण है वो छोटका से कितना ज्यादा है 18। माने अगर बड़का में से छोटका को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 18, यानी उन दोनों में अंतर कितने का था 18 का था। तो अब इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आपको कर लेना है ये प्रतिस्थापन विधि से। समझ रहे हैं? देखिए कितना सरल है, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। अब एक्स का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा, हल कर लीजिएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है ना? तो जवाब आपको करना है, हल करना है और खुद से निकालना है। इतना सवाल मैंने कराया है, इतना तो दे ही सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं आता तो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपके लिए फिर से सवाल बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरे का तीसरा नंबर प्रश्न है। कहा जा रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच के पास कोच ने 7 ठे बल्ला खरीदा और 6 ठे गेंद खरीदा, तो 3800 रुपया दिया। अच्छा, उसके बाद उसने 3 बैट खरीदा और 5 गेंद खरीदा, तो 1750 रुपया दिया। तो बताना है कि एक बैट का दाम कितना है और एक बॉल का दाम कितना है। तो चलिए आ जाइए हल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, माना एक बल्ले व एक गेंद की कीमत क्रमशः x रुपए व y रुपए है। मैंने मान लिया कि रुपए है। मैंने मान लिया कि अगर एक ठे बल्ला खरीदने जाइएगा तो x रुपया देना पड़ेगा और एक ठे गेंद खरीदने जाइएगा तो y रुपया देना पड़ेगा। तो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त यह ना है कितना कितना खरीदारी आदमी कर रहा है जी, जरा चेक करिए। तो पहला बार खरीद रहा है 7 बैट और 6 बॉल, 3800 रुपया। एक बैट खरीदने का x रुपया लगता है, 7 बैट खरीदने का 7x लगा होगा, और एक बाल का y रुपया लगता है, 6 बाल का 6y रुपया लगा होगा, और टोटल कितना हो गया 3800। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा शर्त में आ जाइए, यानी द्वितीय शर्त अनुसार। दूसरा शर्त क्या है भाई, अब की बार का खरीदारी किया है, अब की बार खरीदा है 3 बैट और 5 बाल। तो 3 बैट खरीदने का 3x रुपया और 5 बाल खरीदने का 5y रुपया, अब बराबर 1750 रुपया आपकी बार लगा है। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको भी हल करना है, मैंने समीकरण तैयार कर दिया है। प्रतिस्थापन विधि से आपको खुद ही इसको कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल करना है जरूर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा वाला जो सवाल है आपका, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर आप उस टैक्सी को यूज कर रहे हैं तो पहले टैक्सी में बैठने के लिए समझ लीजिए एक फिक्स अमाउंट देना होगा, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे उसका अलग से हिसाब होगा।
ऐसा कुछ व्यवस्था है वहां पे। तो एक आदमी है वो 10 किलोमीटर दूर गया और 105 रुपया देना पड़ा उसको। फिर एक दूसरा आदमी है वो 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया देना पड़ा। तो बताइए कि नियत भाड़ा कितना है, यानी फिक्स जो अमाउंट देना पड़ रहा है वो कितना है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, यानी 1 किलोमीटर का जाने में कितना देना पड़ रहा है वो भी बताना है। उसके बाद कह रहा है कि एक आदमी है उसको 25 किलोमीटर जाना है, तो बताइए कितना रुपया लगेगा। तो चलिए आ जाइए शुरू करते हैं हम लोग। मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी फिक्स ये देना ही देना है, नियत भाड़ा चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे 10 किलोमीटर जाइए आपको ये भाड़ा जरूर देना पड़ेगा। नियत भाड़ा x रुपए व प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। मैंने मान लिया कि अगर आप टैक्सी में जाओ बैठ रहे हैं तुरंत समझिए कि इतना रुपया देना है, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे उतना ही जोड़ जोड़ के और देना पड़ेगा y रुपया। तो पहला शर्त सुनिएगा, पहला शर्त ये है कि एक आदमी कितना किलोमीटर का दूरी किया है भाई तय, वो 10 किलोमीटर का दूरी तय किया है और 105 रुपया दिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहला शर्त के अनुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया भाई 105 रुपया ना। अच्छा अब ये बताइए कि 10 किलोमीटर का भाड़ा लगा कैसे होगा, जो बैठे होंगे तुरंत 100 रुपया पहले इसका लग गया, इतना लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर जाने का y रुपया ले रहा है तो 10 किलोमीटर जाने का 10 y रुपया वो लिया होगा। अभी दोनों भाड़ा है फिक्स है, ये तो देना है, और 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया इहो देना है, और उसके बाद से 105 रुपया लग गया। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। अच्छा दूसरा शर्त क्या है, अब की बार जो आदमी है ना वो आदमी कितना दूरी तय किया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का जो किराया है वो हमें दिया है, 15 किलोमीटर का किराया या फिर भाड़ा लिख लीजिए जो भी है, दोनों एक ही चीज होता है जी। एक भाड़ा दिया है कितना 155 रुपया दिया है, कितना दिया है 155 रुपया, चेक कर लीजिए एक बार 155 ना दिया है जी, हाँ 155 दिया है। अच्छा अभी बताइए 15 किलोमीटर का भाड़ा कैसे लगा होगा, पहले तो बैठने का संति समझिए 100 रुपया फिक्स है तो देना ही देना है। अब 1 किलोमीटर का y रुपया देना था तो 15 किलोमीटर का 15 y रुपया दिया होगा, अब बराबर 155 हो गया होगा, समीकरण नंबर 2। चलिए मैं इसको आपको हल करके और बताता हूं, क्योंकि आगे भी इसमें सवाल अभी बचा हुआ है ना तो इसलिए हल कर देता हूं। चलिए मैं ये समीकरण नंबर 1 से 2 से ही कर देता हूं, देखूंगा यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या x का मान निकाल लेता हूं 155 के पास प्लस 15y भेज देता हूं माइनस 15y हो जाएगा, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 3। अब बताइए x का मान मैंने निकाला, कहां से निकाला 2 से, कहां पे रखेंगे 1 में, चलिए रखता हूं, जहां x है वहां पे हो जाएगा 155, पहले लिख दीजिए ना x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए करते हैं, x जहां है वहां हो जाएगा 155 माइनस 15y और प्लस 10y और बराबर 105। अच्छा तो अब देखिए सवाल पूरा ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट में आपको इतना बढ़िया से इसको एक चीज बताया जाएगा कि आपको फील होगा कि वाह क्या सवाल था, ठीक है। यहाँ देखिए 15y है 10y है, कौन ज्यादा बड़ा है, माइनस वाला ज्यादा बड़ा है, तो 15 में से 10 गया तो 5y हो गया माइनस का, 105 के पास प्लस 155 जाएगा तो माइनस 155 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर बच गया, हाई माइनस वाला ज्यादा बार है ना तो माइनस का निशान लगाइए, हिम्मत से घटा दीजिए तो 50 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से काट दीजिएगा, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, 50/5, 5 एकम 5, 5 दहाई में 10, y का मान कितना आ गया 10 आ गया, और यही y का मान यहाँ रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 155 माइनस 15y था ना तो 15y, y माने क्या हो जाएगा 10, तो हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 दहाई में 150 हो जाएगा, घटाइएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपया है। सोचिए तभी तो हम चेक करके दिखा रहे हैं, यही वो बात है जिसमें आपको मजा आने वाला है। सोचिए जरा, नियत वाला भाड़ा कितना आया है, नियत भाड़ा आया है 5 रुपया, इसका मतलब बैठेंगे तो 5 रुपया देना ही देना पड़ेगा। अब प्रति किलोमीटर का जो किराया आया है, प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो कितना आया है 10 रुपया आया है। तो सोचिए ना पहले का आदमी 10 किलोमीटर गया था ना, तो जब 10 किलोमीटर जाइएगा तो 5 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का जब 10 रुपया लग रहा है तो 10 दहाई में 100 रुपया वो लगा होगा, तब ना 105 रुपया दिया था वो आदमी, सोचिए तो सही। अच्छा दूसरा का आदमी 15 किलोमीटर गया था, तो 15 किलोमीटर गया था तो 5 रुपया तो ही देना है फिक्स है। अब 15 किलोमीटर का 10 के हिसाब से 15 दहाई में 150 रुपया, और तब ना 155 रुपया वो आदमी दिया होगा, समझ में आया।
अब 25 किलोमीटर वाले का पूछ रहा है ना कि 25 किलोमीटर वाले का कितना भाड़ा लगेगा, तो उससे 5 रुपया तो लिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद से 25 रुपया का 10 रुपया के हिसाब से 25 किलोमीटर का 25 ढाई में 250, तो 250 और ये 5 255 रुपया उसका बनेगा जो है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए नियत किराया या फिर भाड़ा लिख दीजिए, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा लिखिएगा, भाड़ा y का मतलब कितना है 10 ना, तो 10 रुपए है। अतः कोई आदमी अगर 25 किलोमीटर जाता है तो 25 किमी जाने पर लगा भाड़ा बराबर कितना भाड़ा लग जाएगा जी, आप सोच के देखिए। यहाँ पे x रुपया तो देना ही देना है, माने 5 रुपया तो देना ही देना है, और 25 किलोमीटर का 25 गुणे 10 और लग जाएगा, तो 25 ढाई में 250 और 5 255 रुपया जो है 255 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है अपना जवाब। समीकरण को समझना और बनाना इसमें थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको एक बार दो बार देखिएगा, अपने घर से प्रयास करिएगा तो आपको आ जाएगा। यहाँ भी आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है वो भिन्न। ये सवाल तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछता है पेपर में, है ना, बहुत बार पूछता है। कहा जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल हो, एक सवाल सीख लीजिए, अंश हर वाला सवाल आपको एकदम आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए, जब भी ये सवाल हो तो आप मानिए, माना उस भिन्न का जो अंश है वो x है, माना भिन्न का अंश x व हर क्या है y है। मैंने मान लिया कि उस भिन्न का अंश x है और हर क्या है y है, तो इसलिए वो भिन्न क्या हो जाएगी बताइए, वो भिन्न हो जाएगी। भिन्न कैसे बनती है, अंश बटे हर से। कैसे बनती है, अंश बटे हर से। अंश कितना है x, हर कितना है y, समझ रहे हैं, अंश बटे हर से ना भिन्न बनती है, तो भिन्न कितना हो जाएगी x बटे y, यानी अंश बटे हर। ठीक है, अब देखिए, अब इसी भिन्न का मान ज्ञात करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो पहला शर्त सुनिएगा, प्रथम शर्त अनुसार, यानी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यही है कि कह रहा है अगर उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9/11। ये देखिए, ये हुआ वो भिन्न, उसके अंश में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, हर में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो भिन्न कितना हो जाएगा 9/11 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा हल कर लीजिए, यहाँ पे 11 कम 11x हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 से y में गुणा हो जाएगा 9y और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 11x और प्लस का 9y इधर लेके आइएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, 18 के पास प्लस 22 जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11x और माइनस 9y बराबर, ये माइनस का 4 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अच्छा दूसरा शर्त क्या है इसका सुनिए। दूसरा शर्त में कह रहा है कि अगर, दूसरा शर्त अनुसार कह रहा है कि अगर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। इसका मतलब अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है 3, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो हो जाएगा 5/6। अब 6 से x में गुणा होगा 6x और 6 त्रिक 18 हो गया। यहाँ पे 5 से y में गुणा होगा 5y और 5 न्याय 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे भाई, तो 6x बराबर, ये देखिए 5y है ना, इसके पास जो है 15 हाई जो जाएगा प्लस 18 वो बन जाएगा -18, क्या हो जाएगा -18। अब x का मान यहीं से निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, 6 से भाग लगा के, 5y 15 में से 18 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और बटे में 6 आ गया। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखिए x का मान डायरेक्ट हमें पता चल गया है, और यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं हम और दिखाते हैं। ये देखिए यही है ना समीकरण नंबर 1, 11 लिखना है और गुणा में x लगा देना, x की जगह इतना सारा चीज हो जाएगा 11 गुणे x माने 5y - 3/6 हो जाएगा, हो गया। और उसके बाद -9y बराबर -4 हो जाएगा, -9y बराबर -4। ठीक है, अब देखिए 11 से गुणा हो जाएगा, 11 × 5 = 55y और 11 × 3 = 33 हो जाएगा, बटे में 6 आ गया, माइनस में 9y हो जाएगा बराबर -4। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 6 का लसा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से 6 में 1 के बार भाग गया, 1 का गुणा 55 में कर देंगे, 55y हो जाएगा।
और माइनस 33 से कम 33 हो जाएगा। 1 से 6 में 6 बार भाग जाएगा, 6 का गुणा 9 में कर देंगे, 6 9 54 वाई हो जाएगा और बराबर में -4 हो जाएगा। 55 वाई में से 54 वाई गया तो 1 वाई बच जाएगा और ये माइनस का 33 बराबर 6 चौको 24 हो जाएगा। अब बताइए y का मान क्या आ जाएगा, -24 के पास -33 जाएगा प्लस 33 हो गया, तो y का मान आ गया अपना कितना आया, 33 में से अगर 24 घट जाए तो क्या आएगा भाई, 33 में से 24 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा क्या, हाँ भाई 9 आ जाएगा। तो ये y का मान कितना आ गया, 9। अब जब y का मान आ गया तो यही y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा, यहाँ 5 गुणे लिख देंगे 9 -3/6 तो हो जाएगा x का मान, y का मान समीकरण किसमें रखना है भाई, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं हम लोग, किसी में भी रख के निकालेंगे आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 5y यानी 5 गुणे 9, 5 गुणे 9 -3 और बटे में 6 यानी 5 9 45, 45 -3 बटे में 6, 45 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा जी 42, देखिएगा तनी गणित हमारा कमजोर है, 42 आ गया और बटे में 6, 6 कम 6 6 7 42, x का मान कितना आ जाएगा 7। जब x का मान आ गया और y का मान आ गया, इतने आंसर नहीं लिख दीजिएगा कि आंसर x बराबर 7 और y बराबर 9, ऐसा नहीं, भिन्न पूछ रहा था तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न माने इच्छित भिन्न, जिसकी हमें तलाश थी वो भिन्न क्या है, x बटे y न था जी भिन्न, क्या था वो भिन्न, x बटे y माने 7/9, 7/9 है, समझ गए, ऐसे करना है आपको ये सवाल और इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि क्या ये हमारा बात सही है कि नहीं है। वो जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे किया जाए। वो कह रहा था कि जो भिन्न है ना उसके अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़िएगा तो वो 9/11 हो जाएगा। अच्छा उस भिन्न में क्या आया है जी 7/9 आया है, एमे ऊपरों 2 जोड़ दीजिए और नीचेों 2 जोड़ दीजिए, देखिए 9/11 हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। वो कह रहा था कि अगर उसमें ऊपर नीचे 3 जोड़ दीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा, चेक करते होता है कि नहीं होता है। 7 और 3 कितना हो गया 10 और 9 3 कितना हो गया 12, 2 5 2 छके 5/6 हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी हमारा जवाब 100% सही है। ठीक है, तो यहाँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब आखिरी सवाल का जो है मैं बस समीकरण आपको बना के छोड़ दूंगा और हल तो आप ही करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आपको भी देखने का मन नहीं करता, जैसे लगता है कि आपको जो कष्ट होने लगता है, तो आपको कष्ट हम देना नहीं चाहते, आपको पता ही है। ठीक, सवाल है 6वां वाला, क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो बताइए उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो मान लेते हैं, माना एक जैकब है एक उसका लड़का है, ठीक है, तो माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है। मैंने मान लिया कि जैकब अभी x साल का है और उसका लड़का कितना साल का है, y साल का है। तो पहला शर्त सुनिएगा, पहला शर्त में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद के बात कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर अभी आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद क्या साल के हो जाएंगे, 10 + 5 यानी 15 साल के। इसका मतलब जब बाद की बात करता है तो उम्र में जोड़ दिया जाता है, वर्तमान उम्र में जोड़ दिया जाता है। और अगर जब पहले की बात करी जाए, जैसे मान लीजिए अभी हम कहें कि अभी आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितना साल के रहे होंगे, तो कहेंगे 7 साल के। इसका मतलब घटा के बताना है। जब भी ऐसा हो कि बाद की बात करी जाए तो उतना साल वर्तमान में जोड़ के बताना चाहिए, और जब पहले की बात करी जाए तो वर्तमान में से घटा के बताना चाहिए। तो ये 55 साल बाद का ना बात कर रहा है, तो चलिए 5 साल बाद देखते हैं, नहीं 55 साल बाद की ही बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो चलिए चेक करते हैं 5 साल बाद ये कितना के हो जाएंगे, ये कितना के हो जाएंगे। हम लोग लिखेंगे ऐसे, पहला शर्त के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु बराबर। अच्छा सोचिए 5 साल बाद जैकब कितने साल के हो जाएंगे। अभी जैकब 100 साल के हैं, 5 साल बाद कह रहा है तो जोड़ के बता दीजिए इतना साल के हो जाएंगे जैकब जी। ठीक है, अच्छा वही 5 वर्ष बाद जब मान लीजिए इनके पिता की उम्र बढ़ेगी तो उनके लड़के की उम्र रुकी नहीं ना रहेगी, वो 5 साल बढ़ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y साल का था तो वो 5 साल बढ़ जाएगा, लड़का हो जाएगा y + 5 साल का। अब सुनिएगा प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो है ना
वो जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब एक तरफ लिखिए जैकब की आयु और एक तरफ लिखिए उसके लड़के की आयु, समझे। अभी दोनों लोग बराबर नहीं, अगर मान लीजिए 10 साल का है तो तिगुना है, 3 गुनी हो जाएगी, कहा 33 है। अब दोनों को बराबर तो करना ही पड़ेगा ना, तब ना समीकरण बनेगा। तो बराबर कैसे होगा, जब लड़कवा की उम्र में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। तो लड़कवा की उम्र में 3 से गुणा कर दिए, दोनों लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो भाई समीकरण तैयार हो गया अपना। अब देखिए यहाँ पे x + 5 बराबर 3 से y में गुणा होगा 3y और 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो x + 3y इधर लेके आए -3y, अब 15 के पास +5 गया तो -5 हो गया। तो x - 3y बराबर कितना आ गया 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा शर्त में आ जाते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, पूर्व माने पहले, ठीक है ना, अब पश्चात माने बाद। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यानी यहाँ पे 5 साल पहले की बात करी जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर। तो 5 साल पहले जैकब की आयु कितनी थी, अभी 100 साल का है ना जैकब, 5 साल पहले की बात करिए तो घटा के बता दिया मैंने कितना साल का था। तो जब 5 साल पहले इसकी उम्र है तो 5 साल पहले इसके लड़कों की तो उम्र देखनी पड़ेगी। तो वो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वो y - 5 हो जाएगी। लेकिन अब की बार देखिएगा, कह रहा है कि जो जैकब की आयु है वो उसके लड़के की आयु की 7 गुनी थी। यानी हई 7 गुना है, 7 गुना माने अगर 10 साल का है तो 70 साल का है। दोनों को बराबर किया जाए, कैसे, इसके लड़कवा में भी 7 से गुणा कर दें ताकि दोनों लोग 70-70 हो जाए। वैसे इसके लड़कवा में 7 से गुणा कर देते हैं ताकि दोनों लोग बराबर बराबर हो जाए। बन गया समीकरण। देखिए कितना सुंदरता से समीकरण तैयार हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ x - 5 बराबर, ये क्या हो जाएगा जी, अरे क्या हो गया है जी, 7 से y में गुणा हो जाएगा 7y और 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ x + 7y आएगा, हो जाएगा -7y, है ना। अच्छा चाहे सुनिए ना, आपके लिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं काम, और हम भैया हैं आपको सरल करने के लिए काम जो है। 7y आई -35 है ना, उसके पास आई -5 लेके जाइए, क्या हो जाएगा +5। तो x बराबर आ जाएगा 7y और -35 में 5 जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। तो देखिए एकदम आपके लिए आधा स्टेज तैयार कर दिए हैं। x का मान 7y - 30 है, यही आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में, और रेडीमेड एकदम तैयार है। और उसको हल करके x और y का मान निकाल देना। जब x और y का मान आ जाएगा तो वही हो जाएगा जैकब की उम्र और उसके लड़के की उम्र। समझ में आया आपको। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा आपके लिए मैंने छोड़ा जो है उसको आप कर लेंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक, इसके आगे आपका काम है। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।